संभल के विवाद पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में हलचल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ये दिया कि जिला अदालत अपने यहाँ का इस मसले पर कार्रवाई स्थगित करे तब तक जब तक कि मस्जिद कमेटी अपना मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके दाखिल न कर दे। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट तय करे ये मुकदमा कैसे चलना है, कहाँ चलना है, सेशन में चलना है या हाई कोर्ट में चलना है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कुल जमा इतना किया कि जो मसला सेशन कोर्ट में चल रहा था उसको हाई कोर्ट भेज दिया कि आप तय करो मसला कहाँ चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, बस। और साथ में एक सात्विक सी बात कह दी कि कानून शांति व्यवस्था बनी रहे, सौहार्द बना रहे, जो स्वाभाविक है, सभी कहते। वही बात चीफ जस्टिस ने भी कही। कोई बहुत अंतर नहीं आया। मुस्लिम पक्ष ये मांग लेके आया था कि सेशन की कार्रवाई को खत्म किया जाए और सर्वे की रिपोर्ट दाखिल न हो, ऐसा निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश नहीं दिया। सर्वे की रिपोर्ट के लिए सिर्फ इतना कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि रिपोर्ट जब भी दाखिल हो सेशन कोर्ट में, बस सील बंद लिफाफे में दाखिल हो, वो सार्वजनिक नहीं होगी जब तक कि हाई कोर्ट में मामला लिस्टेड नहीं हो जाए। फिर हाई कोर्ट तय करेगा कि कब सार्वजनिक करनी है रिपोर्ट, नहीं करनी। कुल जमा आज इतना हुआ। यह भी बहुत कम अवसरों पर आपने देखा होगा कि न्याय की 3 अवस्थाएं हैं भारत में। जिला अदालतें हैं, सेशन कोर्ट जिनको बोलते हैं, हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट है। आज तीनों स्थानों पर संभल था, संभल ही संभल। जिला अदालत में भी, जहां कोर्ट के सामने सर्वे कमिश्नर पेश हुए और उन्होंने अतिरिक्त समय मांगा है अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज करने के लिए। हाई कोर्ट में भी मसला था कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए संभल हिंसा की, और सुप्रीम कोर्ट का मैंने बता ही दिया। एक ही विषय न्याय की तीनों सीढ़ियों पर एक साथ दस्तक दे रहा था आज। अब फिर बात वहीं आ गई कि हाई कोर्ट में होगा जो कुछ होगा, आर पार कहिए, न्यायिक युद्ध कहिए, जो भी कहिए। लेकिन विषय ये कि सर्वे को खत्म कराना क्यों चाहते हैं मुस्लिम पक्ष के लोग या मस्जिद कमेटी के लोग। सर्वे में कोई तोड़फोड़ नहीं है, सर्वे में कोई ढांचा नहीं गिराया जा रहा, सर्वे में कोई समस्या नहीं पैदा हो रही है, धार्मिक क्रियाकलाप जो वहां चल रहे हैं वो भी बाधित नहीं हो रहे। फिर यहां भी समस्या, अजमेर में भी समस्या, ज्ञानवापी में भी समस्या, सर्वे ना हो। क्यों? सर्वे से भय क्यों? क्या सर्वे अवैधानिक चीज है? नहीं। क्या सर्वे गैर संवैधानिक है? नहीं। क्या सर्वे गैर कानूनी कृत्य है? नहीं। क्या सर्वे असभ्य किस्म का कोई कृत्य है? नहीं। फिर सर्वे से नाइत्तफाकी क्यों? और जो अदालत सर्वे के लिए आदेश दे दे उस अदालत के खिलाफ हो जाते हैं आप, क्यों? आज विषय ये कि सर्वे से इतनी शिकायत क्यों? सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? शरीर, आदमी के शरीर में भी कुछ समस्याएं होती हैं तो पता लगता है कि भाई टेस्ट करा लो। ये टेस्ट है, हो जाने दीजिए, क्या समस्या है? और अब तो जमीन के नीचे क्या है, कैसी संरचना है, क्या चीजें हैं, सामग्री है, इसको पता लगाने के लिए 1 फुट भी जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी ऐसी मशीनें हैं। जैसे सरल भाषा में समझिए, पेट के अंदर क्या गड़बड़ी है इसके लिए अल्ट्रासाउंड है, और ज्यादा फाइन ट्यून रिजल्ट चाहते हैं तो एमआरआई करा लीजिए। पेट का पूरा शीशे में फोटो जैसे आ जाए वैसा पेट खुल उस पर मशीन पर आ जाएगा, बिना कोई पेट की संरचना में हस्तक्षेप किए। तो वैसा ही अजमेर में, संभल में या भोजशाला में, सब जगह, ज्ञानवापी में, सब जगह हो जाए तो समस्या क्या है? अब वो दिन चलेंगे कि जब खुदाई होगी और सैकड़ों मजदूर लगेंगे और महीनों मलबा निकलेगा ना। अब कहीं खुदाई नहीं होनी और वैज्ञानिक दृष्टि से तय हो जाएगा कि इस इमारत की प्रकृति क्या है। ये हिंदू धार्मिक संरचना की इमारत है या मुस्लिम धार्मिक संरचना की इमारत है।
ये आरंभ से एक ही स्वरूप में थी या इसके स्वरूप को बलात् परिवर्तित किया गया? क्योंकि ये सच है, भारत में शासकों की धार्मिक निष्ठाओं के आधार पर धार्मिक स्थलों में तीन चीजें हुई। या तो उनका संवर्धन किया, जब भारत स्वतंत्र स्वाधीन था, गुलाम नहीं हुआ, तो वो उस काल की बात कर रहे हैं। हिंदू राजा, हिंदू मंदिर, उनका संवर्धन राजाओं ने किया। कुछ जगह परिवर्तन हुए, और जब गुलामी का दौर आया, जब खिलजी से लेके और गोरी से लेके और एवक और टेबक सब आने लगे, फिर मुगल तक आए, तो फिर भारत के मंदिरों का ध्वस्तीकरण भी हुआ। ये उतना ही सच है जितना सच है कि पूरब में सूरज निकलता है। मुरादाबाद के गजेटियर को देखिए, उसमें सरकारी कागज और सरकारी नक्शे बताते हैं कि जामा मस्जिद पहले भगवान विष्णु का मंदिर थी, हरिहर मंदिर थी। इसके आसपास विष्णु शिव कुंड था, दुर्गा कुंड था, एक कुआं था, ये सब धार्मिक चिन्ह थे। नक्शे के साथ आपको मिलेगा उस सरकारी दस्तावेज में, नक्शे के साथ। और 18वीं शताब्दी में जो सर्वे हुआ था इसी जामा मस्जिद का, उस सर्वे में भी ये कहा गया था कि ये हिंदू इमारत के ऊपर बनाई गई मस्जिद है। उस सर्वे की रिपोर्ट भी उपलब्ध है, कहीं विलुप्त नहीं हुई, कहीं गई नहीं। तो फिर एक नए सर्वे से आपत्ति क्यों? फिर पुराना सर्वे मान लिया जाए क्या, जो पहले से है? और अगर नहीं तो नए सर्वे पर आपत्ति क्यों? जगह चाहे संभल हो और चाहे अजमेर। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। संभल में निचली अदालत के आदेश के बाद सर्वे को लेकर शुरू हुआ संग्राम देश की सबसे बड़ी अदालत के आंगन में जा पहुंचा। सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ और सख्त अंदाज में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा कि उनके आदेश में हमें कई आपत्तियां मिली हैं, लिहाजा ट्रायल कोर्ट इस मामले में अब कोई कार्रवाई ना करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 जनवरी को होगी। मैं समझता हूँ एक तो सबसे अहम बात ये हो गई कि जो सूट है, सिविल सूट संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी जो प्रोसीडिंग है वो स्टे हो गई जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करता है। जो अपील फाइल करेंगे जामा मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, और 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है, जो सर्वे उन्होंने करा था, वो रिपोर्ट भी एक तरह से उसको पब्लिक नहीं हो सकती, उसको सील कवर में रखने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक तरह से जो भी फैसला 19 नवंबर का हुआ था, वो अभी तक उसकी सारी कार्रवाइयाँ स्टे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करता है चैलेंज। और तीसरी एक अहम बात और ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप पीस एंड हार्मनी मेंटेन करें, पीस कमेटीज बनाएं, तो अमन और शांति को मेंटेन करें। बहुत अच्छा फैसला है। जो माँ की मॉस कमेटी वो पहुंची थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इस मामले को लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट अप्रोच करिए और जो भी आपको रेमेडी अंडर लॉ है आप उसको अवेल करिए। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर आप याचिका दायर करते हैं, जब भी याचिका दायर करते हैं तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो, तब तक लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी और एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से भी कहा कि मस्जिद कमेटी की याचिका लिस्ट होते ही 3 दिन के अंदर सुनवाई करें। वहीं सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सर्वे को लेकर हुई हिंसा और संग्राम पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को भी शांति व्यवस्था कायम करने की नसीहत दी है। इससे एक बड़ी राहत हासिल हुई है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम साइड को हाई कोर्ट में अपने केस को ले जाने की परमिशन दी है, इससे भी उम्मीद है कि वक्त रहते इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद एक बार फिर सियासी गलियानों का मौसम गर्माता दिखा।
निचली अदालत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर विपक्ष को भी मौका मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के बहाने विपक्ष भी सरकार को घेरता हुआ दिखाई दिया। समस्या ये है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका बयान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। संभल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अगर मौजूदा अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी, और जब तक ये अधिकारी हैं तब तक कोई सही बात आई नहीं। घर से ही नहीं निकलेंगे लोग, बयान देने के लिए नहीं निकलेंगे। जो निकलेंगे उनकी पहले इतना धमका दिया जाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना होगा उनका। इधर सरकार ने भी संभल के संग्राम का सच जानने के लिए अपनी तैयारी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही सरकार ने भी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज डी.के. अरोड़ा की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया। पूर्व आईएएस अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी ए.के. जैन इसके सदस्य बनाए गए हैं। वहीं विपक्ष के वार पर सरकार की तरफ से भी पलटवार किया गया। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। माननीय न्यायालय के आदेश का सरकार सदा से पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। बहरहाल निचली अदालत के आदेश के बाद सर्वे को लेकर मचे कलेश में संभल में हिंसा और तनाव का तांडव हुआ। मामला अब सुप्रीम कोर्ट होते हुए हाई कोर्ट की तरफ रुख कर गया, यानी गेंद अब हाई कोर्ट के पाले में है और अंपायर सुप्रीम कोर्ट। ऐसे में सवाल यह है कि संभल के संग्राम में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मायने क्या हैं? कोर्ट के आज के निर्देश के मायने क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कान नाक ऐसे ना पकड़ के घुमा के पकड़िए। कई बार ऐसा भी हो जाता है। मेहमानों से आपका परिचय करा दिया। अवधेश पांडे जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अवधेश भाई का बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हाजी साहब का बहुत बहुत स्वागत है। एडवोकेट तनुज दीक्षित हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तनुज जी का बहुत स्वागत है। मुन्ना खान साहब कांग्रेस के नेता अभी 2 मिनट बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं पहले तनुज और नाजिम साहब के पास चलूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास आऊंगा। तनुज जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपकी नजर में उसका अर्थ क्या है सरल भाषा में? देखिए, अगर बहुत सरल भाषा में समझे तो सुप्रीम कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया सर्वे का और ऑर्डर किया गया, उससे पूर्ण रूप से नाखुश नजर आया आज के जो ऑर्डर दिए सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और ये एक बहुत बड़ा कदम है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने उस कोर्ट के ऑर्डर को न सिर्फ स्टे किया है बल्कि उन्होंने कोर्ट को निर्देश भी किया है कि इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंटरफेयर ना करें। और अब ये मैटर उन्होंने कहा है कि अगर आपको आगे सुनवाई करनी है, जो मस्जिद कमेटी थी जिनके द्वारा ये वहां पर पिटीशन डाली गई थी, उसमें ये आदेश किया है कि अब हाई कोर्ट, क्योंकि देखिए संभल की हाई कोर्ट इलाहाबाद में लगती है, मतलब संभल में क्योंकि हाई कोर्ट नहीं है मौजूद, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इसकी सुनवाई होगी। और हाई कोर्ट को भी ये निर्देश दिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पिटीशन आती है हाई कोर्ट में तो विद इन 3 डेज उसकी हियरिंग की जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और इस ऑर्डर से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी मॉनिटरिंग करेगा। जी जी नाजिम साहब, आपकी नज़र में फैसले के मायने क्या हैं? सामान्य आदमी क्या समझे इस फैसले का अर्थ? हाँ, देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है तो देखिए बड़ा सराहनीय है। देखिए, हम लोग हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि हम लोग जो संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले। लेकिन कहीं ना कहीं जो निचली अदालत है वो शक के दायरे में आ गई है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो हाई कोर्ट के पास जो कहा है कि जाके अपील करें मुस्लिम समाज के, तो देखिए कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि ये निचली अदालत से जो जल्दबाजी में सर्वे का फैसला दिया गया था, ये कहीं ना कहीं
एक संदेहपूर्ण फैसला था। देखिए, कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं, कोर्ट पे हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आया है तो उस पर कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को सोचने विचारने पे मजबूर कर दिया है। और देखिए, जिस तरीके से अब इलाहाबाद के अंदर इसकी हियरिंग होगी तो ये बहुत ही अब देखने वाली बात है, लेकिन मुस्लिम समाज को पूरा भरोसा है कोर्ट के फैसले पर। जो भी कोर्ट का फैसला होगा, मुस्लिम समुदाय खुलकर समर्थन करेगा और खुलकर स्वागत करेगा, क्योंकि जिस तरीके से अमिताभ जी, अगर आपको याद हो, जैसे बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, तो भारत के अमन पसंद लोग, मुस्लिम समाज ने सबने उसका स्वागत किया था, लेकिन कुछ तथाकथित लोग उसमें तब भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी है, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन जो न्याय में विश्वास रखने वाले हैं उन्होंने सबने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। ठीक है नाजिम साहब, रुक जाइए। आपने ये तो बता दिया कुछ तथाकथित लोगों ने, आपने ये नहीं बताया कि कुछ तथाकथित नहीं, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं आज, तब नहीं आज भी कह रहे हैं कि मेरे लिए बाबरी मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह कयामत तक रहेगी। आज भी कह रहे हैं माइक पर, ये नहीं बताया आपने। यही तो मुश्किल है, आप लोग आधी चीज याद रखते हैं। अरे रुक जाओ भैया, आपने ना रुको, आपने अभी नहीं, जब दोबारा आएगी तब बोलना, तब तक उसको कागज पे लिख लो। तनुज जी ने जो बात कही, मुझे लग रहा है कि उनके उससे कुछ चीजें विस्मृत हो गई। सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑब्जर्वेशन कोई बहुत चौंकाने वाला नहीं जैसा पेंट किया जा रहा है। ना ना ना, हम लोग याद नहीं रखते चीजों को या नहीं रख पाते। ज्ञान वापी के मामले में एग्जैक्ट यही बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, तो क्या हुआ? सर्वे नहीं हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट ने 19 और 24 को हुआ, 23 को हुआ सर्वे निरस्त किया? नो, नॉट एट ऑल, कतई नहीं। कोर्ट ने कहा यस, रिपोर्ट फाइल होगी, सील्ड रहेगी। ये एग्जैक्ट बात ज्ञान वापी में कही गई थी, वकीलों को याद ही नहीं। बताइए, वकील तो ऐसा होना चाहिए जो सैकड़ों साल तक के मुकदमों का सब दिमाग में रखे काम। ये गूगल ने ऐसा कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं। और तब भी एग्जैक्ट उसने यही कहा था कि सेशन कोर्ट रुके, हाई कोर्ट जाइए, एग्जैक्टली यही कहा था। क्या नया कहा था? इसमें कोई ऐसे चौंकने की अभी नहीं भाई, दोबारा मैं एकदम ठीक ना, उसी पद कहना चाहिए था। सेशन कोर्ट का आदेश सर्वे का हम निरस्त करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता था। नो, वो ये भी कह सकता था वो रिपोर्ट अब कभी सबमिट नहीं होगी, कह सकता था। एपेक्स कोर्ट है, कौन रोक सकता है? नहीं कहा ना, उसने कहा रिपोर्ट फाइल होगी यार, ठीक है, सील बंद रहेगी जब तक, अरे रुको भाई, जब तक हाई कोर्ट ये तय न कर ले कि कब खोलना है, कैसे खोलना है, मुंह दिखाई कब होगी। क्या ज्ञान वापी की भी सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट ने यही कहा था कि सील बंद रखिए। क्या इसमें कोई नई बात है? क्या कोई रॉकेट लॉन्चर है? नहीं ना। हमें ज्ञान वापी का केस भी पूरी तरह स्मरण है, इसलिए मैं संभल में चौंका नहीं। ज्ञान वापी की क्रोनोलॉजी भी हमको पता है। वही हुआ, एक सर्वे हुआ, बाद में व्यास जी का जो तहखाना है वो खोला गया, वहां पूजा अर्चना चल रही है, हो रहा है ना। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेशों से ही हो रहा है, उनकी देखरेख में ही हो रहा है। तो इसलिए मैं मानता हूं सिर्फ मसला इतना कि मामला बड़ा है, इसलिए थोड़ी बड़ी अदालत सुने, बस इतना मामला है। बस इसके आगे बहुत अर्थ भी नहीं निकालना चाहिए। जैसे नाजिम भाई कह रहे थे कि नहीं कोई जीत हो गई किसी की, ऐसा नहीं है ना। अभी तो कुछ कहा ही नहीं, कहा बस दरोगा नहीं थानेदार सुनेगा मामला, बस इतनी तो बात है। एसपी ने कहा दरोगा नहीं सुनेगा, चौकी पे नहीं सुना जाएगा, थाने पे कोतवाली में सुना जाएगा, इतना ही तो कहा है। खैर, मुन्ना खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अवधेश पांडे जी हमारे साथ हैं। मुन्ना खान साहब जी का बहुत स्वागत है। मुन्ना खान साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, धन्यवाद, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसको आप कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस कैसे देख रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही समय पे बहुत निर्णायक फैसला आया जी, और ये दर्शा रहा है कि जो बहुत जल्दबाजी की गई, ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता प्रवक्ता नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा, माननीय न्यायाधीश का कहना है कि कहीं ना कहीं इस केस में बहुत ही जल्दबाजी हुई। तो मैं समझता हूँ बहुमत से लबालब भरी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसको चाहिए कि ये जांच कराए कि आखिर इस दंगे के पीछे मंशा किसकी थी।
कहीं ना कहीं ये दंगा जो जिस राज्य का मुख्यमंत्री छाती पीट के कई राज्यों में कहता हो कि हमारे राज्य में ऑल इज वेल है, उस राज्य में इस तरीके से भीषण दंगे हुए, कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों पे अत्याचार हुए, कई लोग बेघर हो गए, तो आखिर ये करवाया किसने? इतनी शक्तिशाली मुख्यमंत्री होते हुए भी आपके राज्य में दंगा भड़क जा रहा है और आप कहते हो कि नहीं यहाँ ऑल इज वेल है। दूसरी बात मैं बता दूं कि दंगा के पीछे का आप रीजन समझिए। पहली बात, मुंबई में जिस तरीके से सरकार गिरी वो केस पेंडिंग है। लगभग 64 ऐसे केस है जो 4-5 साल से लगातार पेंडिंग है। राजनीतिक केस बता रहा हूं मैं, राजनीतिक से रिलेटेड केस बता रहा हूं। वहां कोई सुनवाई नहीं होती, लेकिन जहां मंदिर और मस्जिद की बात आती है वहां 2 घंटे में फैसला होता है। और एक बहुत अमिताभ जी आश्चर्यजनक बात है कि आजकल एक फैशन बन चुका है कि मस्जिद में ही मंदिर ढूंढो। आप चर्च में क्यों नहीं मंदिर ढूंढा जा रहा, गुरुद्वारे में क्यों नहीं मंदिर ढूंढा जा रहा? तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है उसको एक टारगेट करने की कोशिश है सरकार की मंशा है, और ये मंशा साफ साफ जाहिर हो रही है। ठीक, जिस तरीके से चाहे नारे हो, चाहे उसके ऊपर अत्याचार हो या उसके कॉलोनी में दंगे हो। मुन्ना भाई अब रुकना होगा। अब मैं अवधेश पांडे जी के पास चलूंगा, लेकिन 2-3 बातें मुझे जरूर कहनी चाहिए। मुन्ना भाई ने जो बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कोई गलत फैसला दे दिया, सेशन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनका सेशन को फैसले को लेके हमें आपत्तियां मिली हैं। सेशन के फैसले में आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिली, लोगों ने आपत्तियां की, मस्जिद कमेटी गई इसलिए थी कि आपत्ति थी। ठीक, एक कांग्रेस ने कहा कि बहुत जल्दी कर दी गई, इतनी जल्दी क्यों कर दी गई, इसके पीछे साजिश है। मैं एक बात याद दिला दूं कांग्रेस को, वो हिमालयन लकीर है, उसके ऊपर फिर कुछ हो नहीं सकता। नाजिम साहब आपके भी काम आएगी आगे, ये तो मामला भी चलेगा। यहां के संभल का है, अजमेर का भी इशू है कोर्ट में। जब अयोध्या में ताला खोलने का फैसला हुआ तब ना फैक्स था, ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल था। नाजिम साहब और भैया दीक्षित जी आप भी सुनो, क्या कुछ नहीं था। टेलीफोन ऐसे वाला था, हेलो एक्सचेंज के थ्रू, क्या तब 45 फैसला हुआ और 45 मिनट के भीतर ताला खुल गया और दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट हो गया। क्या उतनी जल्दी तो आज तक किसी ने नहीं की जितनी कांग्रेस ने की थी, राजीव गांधी ने। उतनी जल्दी योगी जी कहां कर पाए? न मुन्ना खान साहब को 3 घंटे में इंप्लीमेंट करा रहे, 4 घंटे उसमें भी सवाल उठा रहे। अरे भाई आप तो 45 मिनट में करा चुके हो हुजूर। ताला तोड़ने वाले पहले से आपने वहां बैठा दिए थे, दूरदर्शन की वो भी लगा दी थी, कैमरा फिक्स कर दिया था, बोले इधर फैसला आए उधर तुरंत ताला तोड़ो, सटासट और पूजा आरती करो। नहीं कराया था? कराया था ना, हमको मालूम है, हमने देखा है और मैं भूलता नहीं। तो काहे को परेशान हो भाई? जब ये तेजी से क्रियान्वयन होना तो कोई गुनाह नहीं। और मुन्ना भाई कह रहे कि ऐसे ऐसे फैसले पड़े हैं और इतने सालों से, और मंदिर मस्जिद। भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था मुन्ना खान साहब आपकी सरकार के समय, तब डबल इंजन की सरकार थी, अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश में थे और इधर भी आपकी सरकार थी। उसको आपके लोग जहाज में बैठाल के छोड़ के आए, आज तक उस मुकदमे का कोई हील हाल हुआ नहीं ना। 84 के दंगे, 3000 से ज्यादा सिख मारे गए देश भर में, क्या हुआ? मुकदमा ही चल रहा है ना। उसके बाद आपकी सरकारें कितने साल रह गई? मैं 2 देश के सबसे बीभत्स कांड बता दिए, एंडरसन का कांड, भोपाल गैस त्रासदी और सिख दंगा। क्या न्याय दिया? आज भी चूना भट्टी के इलाके के लोग बीमार पैदा हो रहे हैं, उनको न्याय मिल गया? भोपाल में 30,000 लोग मारे गए थे एक ही रात में, न्याय मिल गया? आज भी वकील साहब वकील कचहरी जा रहे हैं, केस चल रहे हैं। तब कोर्ट जल्दी करे तो नाराज और देर करे तो नाराज। तब क्या करे? पार्टियों से पूछ के फैसला करे? नहीं, कोर्ट को अपने ढंग से फैसला करनी है। अवधेश पांडे जी, कांग्रेस कह रही है कि मुझे लग रहा है कांग्रेस आपको ये सलाह दे रही है कि दंगाइयों से निपटने में आपने थोड़ी कम सख्ती दिखाई, ऐसा मुझे लग रहा है मुन्ना जी की बात से, क्योंकि वो कह रहे इतने समर्थ मुख्यमंत्री के रहते दंगा कैसे हो गया। शायद वो बताना चाह रहे कि अब की दंगे की जहां सुगबुगाहट हो
वहां बिल्कुल दुष्ट दलन रघुनाथ कला की विनाशाय च दुष्कृताम, वैसे कठोरता के साथ कदम उठाए जाने चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार आप थोड़े ढीले थे। ऐसा अमिताभ जी, जी कांग्रेस तो खुद समाजवादियों के द्वारा दंगाग्रस्त है इस समय। अच्छा होता कि समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता होता तो ठीक से वो जवाब देता। कांग्रेस तो खुद दंगाग्रस्त है इस समय। समाजवादी पार्टी के लोगों ने इनकी पार्टी में इतना दंगा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम इनका कोई नाम लेवा नहीं है। अब मैं विषय पर आता हूँ। नहीं, अखिलेश जी ने एक मिनट अवधेश, अखिलेश जी ने कहा है कि कांग्रेस फिनिश्ड हो चुकी है। उनका शब्द है कि कांग्रेस फिनिश्ड। जी नहीं, बिल्कुल ये लोग तो बैठे रहे उनके दरवाजे पर, कहा 5 सीट दे दीजिए, 2 सीट दे दीजिए, 1 सीट दे दीजिए। उन्होंने कहा सूच्याग्रम ने उदश्याम बिना उद्यन के, सो 1 इंच नहीं दूंगा, नहीं दिया। तो खैर इनकी बात, मुन्ना खान जी की बात अलग है। मैं कह रहा हूं कि मुन्ना खान जी के एक वक्तव्य में कितना विरोधाभासी बयान है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है अच्छा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कई मामलों को लंबित रखी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट खराब है। कई इन्होंने राजनीतिक मामले बताए जिस पर फैसला नहीं आ रहा है। तो एक ही डिबेट के एक पहलू पर इस तरह का विरोधाभासी बयान है मुन्ना खान साहब का। खैर इसी बयान के नाते आज कांग्रेस की ये स्थिति है। मैं कहना चाहता हूं कि जब जिले के न्यायालय ने फैसला सुनाया 19 को, वे चाहते 20 को भी चले जाते, और इस बीच लंबा गैप इन्होंने रखा। क्यों? ये इनका लीगल सेल का मामला हो सकता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो भी फैसला है, यदि इनके अनुकूल फैसला होता है तो कोर्ट अच्छी है, और अगर नहीं होता है तो फुल बेंच में जाएंगे। वहां नहीं होता है तो अलग से कमेटी बना करके उसकी डिमांड करेंगे। आखिर जो आपने कहा कि ज्ञान वापी में जो हुआ, जो राम जन्मभूमि मंदिर मामले में हुआ, उसी प्रकार की प्रक्रिया यहां आगे बढ़ रही है। और रिट के पिटिशनर ने केवल इतनी प्रेयर की है कि ये संपत्ति जो है, ये निर्माण जो है एएसआई को दे दीजिए, और वही पहले उनके अधीन ये निर्माण था, उनके अधीन ये ढांचा था, और वो फैसला करें कि इसको किसको देना है। और उन्होंने एक तथ्य जो सामने लाए हैं वो आईन अकबरी है, अकबरनामा है, एएसआई के तत्कालीन अधिकारियों का उसमें बयान है, वहां के गजेटियर में जो लिखा है वो तथ्य और तर्क के आधार पर पिटीशन हुई है। लेकिन ये लोग मामोक्रेसी में विश्वास करते हैं। जिला का न्यायालय गड़बड़ है, हाई कोर्ट का न्यायालय ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गड़बड़ है। ये सारे न्यायालय के ही अंग हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ये सब न्यायपालिका के अंग हैं। यदि आप न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं तो आपको सिविल जज और मुंसिफ पर भी भरोसा करना पड़ेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा करना पड़ेगा। और अगर न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है तो शाहबानो प्रकरण की तरह निर्णय को फाड़ के फेंक देना पड़ेगा, और मामोक्रेसी के जुनून में दूसरा फैसला सुना देना पड़ेगा। यही किया वहां के लोगों ने। मामोक्रेसी से ये लोग न्यायपालिका जैसे निर्णय को अपने अधीन और अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और हमारे कुछ मित्रों की मजबूरी है, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और देश इसको कभी माफ नहीं करेगा। अंतिम बात कहकर मैं पूरा करूंगा कि मुन्ना खान साहब निश्चित है उत्तर प्रदेश में 56 इंच और उत्तर प्रदेश के योगी जी की सरकार है, और यहाँ पर दंगाइयों की नस्लें 7 पुश्त तक अपराध से हाय तौबा करेंगी। ऐसी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार संभल में करेगी, और पहले कई जगह कर भी चुकी है। जी मुन्ना खान साहब जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जल्दी से, फिर मैं नाजिम भाई के पास जाऊंगा। जी देखिए, हम ये कह सकते हैं, एक निपुंसक सरकार, एक हिजरे की सरकार। मैं 10 ऐसी घटनाएं बता रहा हूँ। जिसने कहा कि 56 इंच की सीना, तो मैं कह रहा हूँ 56 इंच के सीने में 100 ग्राम का दिल भी होना चाहिए, लेकिन दिल नहीं है। ये बात करते हैं अपराध मुक्त की। इनके खुद विधानसभा के अंदर चुने हुए, अरे आप सुनिए पहले, चुने हुए विधायक थे, उनकी पत्नी आकर के कहती है कि आपने उस अपराधी को छोड़ा जिसे हमें जान का खतरा है, और ये यहाँ लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। यहाँ 56 इंच के सीने की बात कर रहे हैं, जिसमें दलित, सुन तो ले, दलित बेटियों को रेप करके जिंदा जला दिया जाता है, और योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये सब चलता रहेगा। वो ये कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल है, इनके प्रवक्ता आकर के कहे आपकी सही है। अरे 56 इंच सरकार नहीं है, निपुंसक सरकार हो,
निपुण सरकार जिसके आधार उनकी अपनी मंत्रियों सरकार चलती हो, जो केंद्र है जिसका डोर समझता हो, उत्तर प्रदेश राज्य में आपके पास तारीफ करने के लिए कोई शब्द नहीं है। आप बेवजह की बातें करते हो, बेवजह की बातें करना छोड़ दो। इतनी शक्ति नहीं है सरकार में जो उस क्रिमिनल को रोके। आज क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, आज क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, आज रेप में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, आज बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। 640 घटनाएं दंगे के उत्तर प्रदेश में हो जाते हैं। आप कुछ शांत रहते हो, आप बोलते हो, लेकिन ढोल बजाने के लिए नहीं, सीना में अरे थोड़ी शर्म करो। सरकार तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, बेरोजगारी सरकार तुम्हारी, महिलाओं के अत्याचार सरकार तुम्हारी, यहाँ उत्तर प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम, उत्तर प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सामने किया। इतिहास बना है। जिस योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, आज युवा के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए कोई ऐसा काम करे नहीं। एक ही काम क्या है, हिंदुस्तान सरकार, पाकिस्तान, पाकिस्तान, एक ही काम है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ, पिछड़ों को दलित से लड़ाओ, अगरों को दलित से लड़ाओ। ये काम बच गया उत्तर प्रदेश में, और कोई काम नहीं है। विकास हो तो बात करें। ठीक बात। दोनों मित्रों को रोको, अवधेश भाई को भी, मुन्ना खान साहब को भी, दोनों मित्रों को रोको। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की जो ये शिकायत है ये सरकार भी सुन रही होगी, और संभल के जो दंगाई हैं इनके खिलाफ राजदंड इतनी कठोरता से चलेगा कि कांग्रेस फिर अगली बार ये शिकायत नहीं करेगी कि सरकार थोड़ी ढीली थी। उसको समझ आ जाएगा नहीं, सरकार बिल्कुल टाइट थी, मैक्सिमम टाइट थी। वो प्रक्रिया चल रही है। जो ताले लगा के चले गए घरों में वो भी नेम्ड हो रहे हैं। जो पत्थर फेंकने के बाद ताले लगा के निकल लिए थे वो भी नेम्ड हो रहे हैं। मुझे लग रहा है मुन्ना खान साहब हफ्ते भर के भीतर अपनी धारणा बदल लेंगे कि सरकार ढीली है। उनको कहना पड़ेगा कि नहीं, अब हिंदू संभल में अब तो ज़्यादा सख्ती हो गई, अब थोड़ा ढीला कर दो। और ऐसा होना भी चाहिए। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्टों का दलन ही होना चाहिए। ठीक, नाजिम भाई, मसला वही आके खड़ा हो जाता है, सर्वे का विरोध क्यों? सर्वे गैर कानूनी काम है नहीं, गैर संवैधानिक है नहीं। सर्वे से क्या समस्या? सर्वे से कोई नुकसान होता है नहीं, कि इमारत में कोई एक ईंट जोड़ी ये घटाई जाती है नहीं। हमने देखा कि ज्ञान वापी पर सर्वे का मामला जब आया तो किस तरह का विरोध हुआ, हाय तौबा हुई, मार बवाल जान। अजमेर पर अभी नोटिस इशू हुआ है, हाय तौबा शुरू। यहां नोट संभल में सर्वे से इतनी नाराजगी क्यों है? सर्वे कोई ध्वस्तीकरण का आदेश तो है नहीं ना, वहां कोई उसका नेचर बदल रहा है इमारत का। सर्वे वाला आदमी जाता है, एएसआई का सर्वे है तो मशीनें जाती हैं, मशीनें अपना काम करती हैं। कोर्ट्स कमिश्नर का सर्वे है तो फोटोग्राफर जाता है, वो फोटो ले लेता है, वीडियो बना लेता है, बात खत्म। हाजी साहब नहीं। अमिताभ जी, देखिए आपने जो सवाल करे, देखिए सर्वे के, देखिए सर्वे से हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। देखिए अब मैं एक बात कहता हूँ, एक छोटा सा देश राफेल बना के पूरी दुनिया में अपने आप को दिखा देता है कि हाँ उसने राफेल बनाया, और हमारे मुल्क के अंदर आज क्या चल रहा है, सिर्फ मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशे जा रहे हैं। देखिए मस्जिद और दरगाह का सर्वे कराना बहुत आसान है, लेकिन कभी गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इनका सर्वे कराना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि इस मुल्क के अंदर ना गरीबी का सर्वे हो सकता है, ना महंगाई का सर्वे हो सकता है, ना रोजगार का, लेकिन मस्जिद और दरगाह का सर्वे हो सकता है। और जबकि मुल्क के वजीर आजम अमिताभ भाई क्या कहते हैं विदेशों में जाकर कि ये बुद्ध की धरती है, तो मैं भारत को हमेशा बुद्ध की धरती बताते हैं। और देखिए जब अगर बुद्ध की धरती है तो अगर यहाँ अगर मंदिरों के सर्वे हो गए तो जाहिर सी बात है कि पता चल जाएगा कि कितने बुद्ध के मंदिरों को तोड़कर नए मंदिरों का निर्माण कराया गया। ये हाजी नाजिम को बताने की जरूरत नहीं है। और देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता जी ने एक बात और कही थी, इन्होंने देखिए बाबरनामा का जिक्र करा, इन्हें आईने अकबरी का जिक्र करा, लेकिन इन्होंने उस काल के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी थे उनका जिक्र नहीं करा, क्योंकि अगर गोस्वामी तुलसीदास जी का जिक्र कर देते तो पता चल जाता है कि बात में कितनी सच्चाई है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कभी ये जिक्र नहीं करा कि हाँ देखिए संभल के अंदर हरिहर मंदिर को तोड़कर यहाँ पर शाही मस्जिद बनाई गई है। लेकिन दो किताबों का हवाला यहाँ पर दिया गया, बाबरनामा और आईने अकबरी, सिर्फ दो किताबों का। और देखिए अभी आपने एक अजमेर की भी बात करी। हाँ सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए अवधेश जी देखिए मैंने तो अभी शुरुआत करी है, आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है भाई। अरे आईने अकबरी का पूरा पढ़ लेना और बाबरनामा भी आप पढ़ लेना, लेकिन हम लोग ये कहते हैं मुल्क संविधान से चलता है, संविधान से चलने दीजिए। और अमिताभ जी एक बात और मैं कहना चाहूँ, अवधेश जी सुन लीजिए कि क्योंकि आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा ना हो, जिस तरीके से बहराइच के अंदर हुआ था। बहराइच का जिक्र नहीं आया था, लेकिन हाजी नाजिम कह रहा बहराइच का भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी जी के शासन करते वक्त। हाँ अमिताभ जी एक बात 30 सेकंड हो, मैं ये कह रहा था आपने अजमेर का नाम लिया था। देखिए अजमेर के अंदर वहां मुल्क के वजीर आजम भी चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं बीच पे, देखिए कितने सम्मानित मामला है। और देखिए मुल्क के विदेशों से भी है ना अजमेर शरीफ आते हैं। हाँ ठीक, मुझे 30 सेकंड बस 30 सेकंड जी भैया। मैं मैं कह रहा हूँ कि देखिए अजमेर जो है, अजमेर करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, वो हिंदू भाइयों की भी आस्था का विषय और मुस्लिम समुदाय भी वहां पर जाता है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर ये सर्वे की बात कही गई है कि यहाँ संकट मोचन का यहाँ मंदिर था, लेकिन उस वक्त पृथ्वीराज चौहान जी का राज था। पृथ्वीराज चौहान जी ने नहीं बताया, अगर होता तो वो पहले कर देते, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी मजबूत थे अजमेर के। हाजी साहब अब रुकना होगा। हाजी साहब ने कुछ चीजें में गफलत कर दी उनको इस प्रस्तुतिकरण में। आखिरी बात उन्होंने जो कही वो कही कि वजीर आजम भी चादर भेजते हैं, ये बात आजकल सब बोल रहे हैं। मैं कहता हूं कोई चादर भेजे, बाइडन चादर भेजे चाहे ट्रंप भेजे क्या, और सब मिलके भेजो तो भी वो जगह वैलिड है, कैसे साबित हो जाएगा कानून में? नहीं ना। एक्स ने चादर भेजी इसलिए मामला ठीक हो गया। और अब एक बात तर्क आया अजमेर के लिए, करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र है, ठीक है मानते हैं, कोई विवाद नहीं। राम जन्म स्थान फयान ने उसका विवरण लिखा था, हिंसांग ने उसका विवरण लिखा था, जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ तब के लोगों ने उसका विवरण लिखा था। 500 साल लड़ाई लड़नी पड़ी, 135 साल अदालती लड़ाई लड़नी पड़ी। अब आप कह रहे हो ना अजमेर शरीफ उधर मुकदमा ना करो, बोल क्यों? फला लोग चादर भेजते, कोई चादर भेजे इससे क्या फर्क पड़ता है? चादर भेजना अलग चीज है भाई, चादर भेजना अलग चीज है। चादर भेजने से ये कैसे साबित हो जाएगा? राम जन्मभूमि पर भी नमाज पढ़ी जाती थी ना, वो तो बाद में रोक लगी, तो क्या हम उसको नमाज का स्थान मान लेंगे? नहीं ना, और सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना। इसलिए चादर वाली बात ना समझाइए हमको। मैं कल से देख रहा हूं यही तर्क बेचा जा रहा है कि चादर भेजने ठीक है। हम किसी की शादी में गए, वहां 101 रुपया दे दिया, इसका मतलब लड़के और लड़की की जिम्मेदारी हमारी नहीं ना? उनका बायोडाटा खुद चेक कराओ यार। ये तर्क ठीक नहीं, ये स्वीकार नहीं होगा देश को। ये क्यों कहा जा रहा है कि मुकदमा करने से रोक दिया जाए? क्यों? आप लोग तो अयोध्या में ये कहते थे कि सोते कोर्ट, जगते कोर्ट, हर समय कोर्ट होना चाहिए। अब क्यों इतना है कि नहीं मुकदमा नहीं होना चाहिए? और एक बात हमारे मित्र ने कही, नाजिम साहब ने, कि राफेल बना दिया छोटे से देश ने और भारत मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है। तनुज भाई आ रहा वापस? जी हाँ, ये सलाह आप अभी परसों हज वालों को देते कि भाई यूपी कॉलेज में अपना पोस्टर क्यों चिपका है, जाके राफेल बनाने की ओर नहीं जाना तुमको? नहीं, मुसलमानों की गरीबी दूर करने पर काम नहीं करना हज को ना। जमीन कब्जा करो और कब्जा करो, नहीं एयरपोर्ट अपना बताओ। एक मुसलमान नेता का मुस्लिम नेता कह रहे थे एयरपोर्ट हमारा वक्फ का, पार्लियामेंट हमारी वक्फ की। इनसे देश का नाम बढ़ रहा है नाजिम भाई, इनसे देश की इज्जत बढ़ रही है नहीं ना? 2024 में कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं। कहा जा रहे पार्लियामेंट वक्फ की, एयरपोर्ट वक्फ का। तब कोई नहीं कहता कि भाई तमाशा रोको यार, एनफ इज एनफ। इसीलिए वक्फ कानून लाना पड़ रहा है देश को।
खैर तनुज जी, ज्ञानवापी का एक आइडेंटिकल केस है ऐसा ही जैसा संभल का। वहां अंततः ये स्थिति बनी कि वैज्ञानिक सर्वे हुआ, एएसआई के जरिए हुआ, और यहां संभल में सर्वे हो चुका। सर्वे की रिपोर्ट भी आएगी, वो कोर्ट की प्रॉपर्टी रहेगी। वो इतना हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट जज में ना खुले, आप तो जानते हो वकील हो सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट में ना खुले, हाई कोर्ट में जज साहब की टेबल पे खुले, या सुप्रीम कोर्ट में आके खुले। लिफाफा गायब नहीं होगा, लिफाफा तो खुलेगा नहीं। सर्वे हो गया तो लिफाफा तो खुलेगा, आज खुले और चाहे 10 दिन बाद खुले। तनुज जी, गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं दोनों चीजों का एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले, अगर जिस तरीके से आपको ध्यान हो कि 2022 में पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह कहा था कि कोई भी देश में किसी भी पूजा स्थल, धार्मिक स्थल, इबादत गाह, मस्जिद, किसी का भी सर्वे कराना संवैधानिक है। ये उनके कोर्ट के आदेश में मेंशन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के। और उन्होंने कहा कि उस पर सर्वे, अध्ययन, रिसर्च जैसी चीजों से इस देश में कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती। इवन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी उसमें भी वो उल्लंघन नहीं होता है। तो ऐसे में सर्वे किसी भी मस्जिद का कराना, और रही बात एक और अगर ध्यान हो, जो शाही इबादत का जो आपकी कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, उसमें भी स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और आगामी 9 दिसंबर को तारीख नियत की गई है सुनवाई के लिए, जिसके अंदर मुस्लिम पक्ष भी अपनी विस्तृत रूप से बहस कर रखेगा और सुनवाई होगी। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। साथ ही यहाँ जो निजाम जी हमारे साथ बैठे हैं, ये हमें सलाह दे रहे थे कि हिंदू मंदिर अगर खोदे जाए तो कहीं बौद्ध के मंदिर ना निकले। तो इन्हें जानकारी हो कि बौद्ध धर्म से 2600 साल पहले श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। निजाम भाई, जरा अपने जो जानकारियां हैं उनको भी आप दुरुस्त कीजिए। भारत में हिंदू देवी देवता और उनके मंदिरों का जो इतिहास है वो लगभग 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो ऐसे में कोई भी आप मंदिर खुदवाएंगे, कोई भी आप जगह खुदवाएंगे, तो नीचे और मंदिर ही निकलेंगे, ऐसा हमारा सोच है। जी जी, ठीक बात है। मैं एक बात कह के फिर अवधेश जी के पास चलूंगा, फिर बोला ठीक है नाजिम भाई आप रुकिए। बार बार ये मैंने इसी विषय में बहुत बहस की, जो नाजिम भाई का ऐसी बातें मेरे पास बहुत बार आई, मैंने हर बार कल, आज एक बार फिर कहता हूं, आप परेशान मत होइए। आप चाहें तो खुद किसी मस्जिद मंदिर के लिए सर्वे की मुकदमा लगा दीजिए, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं, मैं आपत्ति नहीं करूंगा, ये आपका अधिकार है, लोकतंत्र है, आप लगा दीजिए, स्वागत है, अदालत फैसला। और आप ना लगाना चाहें, जो बौद्ध धर्म मानने वाले मित्र हों 2-4, उनसे लगवा दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, लगवा दीजिए ना। देखें, तेल देखें, तेल की धार देखें, करिए ना मुकदमा, कोई रोक रहा है? कपिल सिब्बल साहब को वकील करिए मुकदमा, क्या समस्या है? आपको जिस मंदिर पर वो मुकदमा करना हो करिए, न्याय से डरना क्या और न्याय से भागना क्या? अवधेश पांडे जी, मसला वही, न्याय से डरना क्या और क्यों, और न्याय से भागना क्यों। अब मैं देख रहा हूं सारा नैरेटिव इस ओर है कि संभल हो, भोजशाला हो, अजमेर शरीफ हो, बोले अदालत क्यों बीच में आ रही है? अदालत क्यों? अदालत नहीं आएगी तो क्या गुड्डू पानवाला फैसला करेगा? कौन फैसला करेगा? के आधार पर न्यायपालिकाएं चलती हैं, और चाहे मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, अगर वो कोर्ट के अंदर किसी भी मंदिर मस्जिद के विषय में जाता है तो उसका स्वागत है। लेकिन अब ये कह देना कि अंग्रेज देश में आ गए तो उनको भगाइए मत, नहीं तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। मुगल देश में आ गए तो इनके बारे में कुछ कहिए मत, नहीं तो देश में सौहार्द बिगड़ जाएगा। अगर मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं तो निश्चित ही न्यायपालिका के माध्यम से हिंदू पक्ष वो अपना पुराना वैभव, पुराना मंदिर लेकर के ही रहेगा। अगर इसमें किसी को सौहार्द बिगड़ना लगता है तो उसको लगना दीजिए। अरे ध्यान करिए जरा, जब पहली बार लोग कमीशन लेकर के अंदर गए थे तो वहां इनके सांसद विधायक भी संभल के गए थे। क्या काम था उनका? केवल ये मामोक्रेसी के आधार पर न्याय प्रक्रिया हो चाहे राजनीतिक प्रक्रिया हो, उसको अपने पक्ष में करना चाहते हैं। जो उत्तर प्रदेश और देश में अब जो सरकार चल रही है
उसके रहते ये संभव नहीं है। यह पत्थर की लकीर है। इसको मुन्ना खान साहब चाहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, इनको लिख लेना चाहिए। दूसरी गड़बड़ी क्या है, ईवीएम में अगर सपा का वोट निकलता है, कांग्रेस का वोट निकलता है तो ठीक है। न्यायपालिका अगर मुस्लिमों के पक्ष में कोई निर्णय देती है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो किसी जगह पर सर्वे का आदेश देती है तो न्यायपालिका खराब है। किसी ईवीएम में कमल का फूल निकलने लगा तो ईवीएम मशीन खराब है, निर्वाचन आयोग खराब है। इस प्रकार की जो दोगली सोच है, इस सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। और अगर इसको व्यवस्था परिवर्तन में इसको नहीं ध्यान दिया जाएगा तो न्यायपालिकाओं के माध्यम से इसमें परिवर्तन आएगा ही, क्योंकि न्यायपालिकाएं तर्क और तथ्य के माध्यम से चलती हैं। और जिला की न्यायालय हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, सब न्यायालयों का सम्मान होना चाहिए। और अभी समाजवादी पार्टी के रामगोपाल जी का आप बयान दिखा रहे थे, किस प्रकार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में टिप्पणी की है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इस देश में, यहाँ के लोकतंत्र में, संविधान में जो लोग इस देश को अपना मानते हो, उनको देश की सभी सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं का, न्यायपालिका का, व्यवस्थापिका का, कार्यपालिका का आदर करना चाहिए, तभी ये देश चलेगा। लेकिन अगर मुगलों ने कुछ किया उस पर संघर्ष हुआ, अंग्रेजों ने कुछ किया, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने उस पर संघर्ष किया, ऐसे ही अगर मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई है तो उसको भी लेकर के अगर हिंदू पक्ष संघर्ष कर रहा है तर्क और तथ्य के आधार पर, तो उसका भी इस देश में स्वागत होना चाहिए। ठीक बात। मुन्ना खान साहब, अवधेश पांडे जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि अगर हिंदू अपने धार्मिक स्थलों के ध्वंस का न्यायपालिका के जरिए समाधान पाने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है तो हंगामा क्यों बरपा है? ये उसका अधिकार है, किसी को रोक लग सकती है। जो लोग संविधान को मानते हैं उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। ये अधिकार है उसके पास भाई कि अपनी बात अदालत में कहे। मुन्ना खान साहब, जी बिल्कुल अधिकार है, लेकिन आप सवाल देखिए, जो रणनीति था, जिस तरीके से 50-100 पुलिस वाले को आगे करके 20 हमारे हिंदू भाई पीछे से आकर के मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाता, मैं तो यही कहूंगा कि हिम्मत है तो अकेला हो ना, पुलिस में छिपने की जगह नहीं है। पुलिस के पीछे पुलिस के पीछे छिप करके जय श्री राम कहने से आपका भगवान बड़ा नहीं हो जाएगा। और आप सुन तो ले, अगर आपने है हिम्मत, बड़ा कह रहा हूं कि आप पुलिस को साइड करके 20 लोग नहीं 2000 लोग आए और मस्जिद में एक बार जय श्री राम बोल करके दिखा दे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ कि अगर आप में हिम्मत है तो पुलिस सुरक्षा साइड करके, पुलिस सुरक्षा को हटा करके 200 नहीं 20 नहीं 2000 लोग आए और मस्जिद के पास जय श्री राम के नारे लगा दे। ये करोगे नहीं तो बुजदिल लोग हो, पुलिस के सहारे आओगे और किसी तरह से जय श्री राम करके दंगा भड़काने की कोशिश करोगे। ये चाल और चरित्र में बच चुका है कि किस कॉलोनी में दंगा भड़काना है, किस मुस्लिम समुदाय के कॉलोनी को, किस मोहल्ले में टारगेट करना है, किस शहर को टारगेट करना है। याद रखना, जिस दिन खिलाफत में अगर कोई एक समुदाय खड़ा हो गया, या मुस्लिम हो या दलित, उस दिन जितने भी अंधभक्त है भारतीय जनता पार्टी के, उसे सर छुपाने की जगह हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी, कब्रिस्तान को छोड़ो। बस मैं कह रहा आतंकवादी को कंधा छोड़ने तुम्हारे चक्कर ठीक, आयोग में रुकना होगा। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा। अवधेश भाई आप के, मुन्ना खान साहब आप के, तनुज दीक्षित, संभल में नारा दोनों तरफ से लगे, इधर से जय श्री राम लगाने वाले कम थे। अव्वल तो मस्जिद के अंदर कोई नारा ही नहीं लगा, क्योंकि मस्जिद के बाहर ही लोग थे, मस्जिद के अंदर तो टीम ही गई, सिक्योरिटी की बाहर, और 800,000 लोग थे जो नाराए तदबीर और अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे थे। एक नारे से फसाद हो जाएगा, दूसरा नारे से गुलाब जामुन बटेगा, ये कैसे तय हो गया? देखिए, नारेबाजी जो है वो निश्चित रूप से बाहर जो भी हुई, ऐसा जैसे कि सुनने में आया, लेकिन बात यही है कि नारा कभी भी एक तरफा तो हो ही नहीं सकता। अगर एक पक्ष लगा रहा था तो वहां जिन जो 2500 के आसपास जो अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज है, वो भी सबको पता है संभल मामले में।
इसका मतलब वहां पर भी तादाद में काफी दूसरे समुदाय के भी लोग मौजूद थे। ऐसे में नारेबाजी तो निश्चित रूप से अगर हुई होगी तो दोनों पक्षों से हुई होगी, एक पक्ष से तो संभव ही नहीं है। लेकिन बात यहाँ है कि क्या नारेबाजी ही सारा मसले की समस्या थोड़ी ना है। आज सबसे बड़ी बात यह है, एक सर्वे जो पूरा हो चुका था, उसका दूसरा सर्वे संभल की जामा मस्जिद में होने जा रहा था। ऐसे में सवाल ये है कि जो जितनी पत्थरबाजी हमने देखी, वो पत्थर का एकत्रीकरण किस आधार पे हुआ, कहां से हुआ, ये सब सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अमिताभ जी, किस तरीके से, क्या ये प्लानिंग थी? क्योंकि 5 दिन पहले तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, तो क्या ये 5 दिनों के अंतराल की गई कोई तैयारी थी? क्या मामला था जो इतना गंभीर रूप से वहां पर हिंसा हुई और इतने हिंसा में इतने सब अव्यवस्थाएं, इतनी सारी चीजें? जी, ठीक, ये बड़ा सवाल। नाजिम साहब, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का दूसरे लड़के से कह रहा है, भाई सामान लगा के आजा। बोले कहाँ? बोले मस्जिद पे। बोले मस्जिद पे कहाँ आ जाऊं? बोले अरबाज के घर के सामने आजा, सामान लगा के आना। ये सामान लगाना क्या होता है हम तो समझ ही रहे हैं, आपसे समझना चाह रहे थे क्या इससे कुछ वहाँ धार्मिक काम करना था? गोट में सामान लगा के, उत्तर प्रदेश में सामान किसको बोलते सबको पता है, और लगा के आना जब बोला जाता है तो फिर और क्लियर हो जाता है। इससे कोई धार्मिक कार्य संपन्न करना था गोट में तमंचा लगा के? हाँ अमिताभ जी, उसने ये तो कहा नहीं आजा नमाज पढ़ेंगे, उसने कहा आजा सामान लगा के आ मस्जिद के पास। जी हाँ अमिताभ जी, देखिए जिस तरीके से ऑडियो वायरल हो रही है, तो देखिए जांच का विषय है, तो जांच होगी तो पता चलेगा कि हाँ, सुन लीजिए अमिताभ जी, अगर जांच होगी जिस तरीके से कमेटी योगी सरकार जी ने अभी करी है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी वहां जो संभल की बातें हो रही है, तो देखिए यहाँ पर 24 तारीख में जिस तरीके से सर्वे की टीम आई और यहाँ पुलिस प्रशासन भी था, एडवोकेट भी था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये, क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दा है, जब सेंसिटिव मुद्दा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रशासन को अलर्ट होने की जरूरत थी। कहाँ गए वो ड्रोन कैमरे, जो ड्रोन कैमरे से निगरानी रखने की सख्त जरूरत थी? लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो धार्मिक नारे के साथ जो एडवोकेट साहब जा रहे थे, पुलिस प्रशासन जा रहे थे, उनके साथ में धार्मिक नारे लग रहे थे, उकसाने वाली बातें हो रही थी। नाजिम बाबू, उधर से भी धार्मिक नारे लग रहे थे, उधर से क्रिकेट मैच की बातें नहीं हो रही थी, उधर भी धार्मिक नारे लग रहे थे। नारायण तकबीर, अल्लाहू अकबर, जांच होनी चाहिए अमिताभ जी। अगर जांच होगी तो बिल्कुल क्लियर होगा, और जो दोषी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन और सुकून रहना चाहिए। मुश्किल ये है, ऐसे लोग बीच में नहीं खड़े हो पाते, वो इधर झुकते हैं और फिर कहते हैं हम बीच में, ये पकड़ा जाता है। बोले आधी चीजें हमें पता, उनमें जांच की जरूरत नहीं। हमने उदाहरण दिया कि दूसरी तरफ से नारा लगा अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, क्या गजवाए हिंद, तो बोले ये तो जांच का विषय है अमिताभ जी, अभी इसमें तो जांच। हमने कहा गोट में सामान लगा के आ, बोले तो जांच का विषय है। अच्छा, और 10 लड़के साथ थे पीछे, वो कह रहे थे जय श्री राम, बोले नहीं ये जांच का विषय नहीं, ये तो पक्का है, देख ही लिया हमने। बाजी वाह, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, गुलगुला है क्या संभल ना? गुलगुला नहीं संभल भैया, यहां अटक जाएगा। न्याय की कसौटी पर संभल खड़ा होगा। मुन्ना खान साहब, कोर्ट से इतनी नाराजगी क्यों? फैसला कोर्ट का था, भाजपा का नहीं था, कांग्रेस का नहीं था, मुसलमान का नहीं था, हिंदू का नहीं था। अदालत का फैसला था कि सर्वे होगा। ये 1000 आदमी वहां पत्थर लेके क्यों, तमंचा लेके क्यों खड़ा हुआ? जाके कोर्ट पर पत्थर फेंकेंगे, कोर्ट पर तमंचा चलाएंगे। और नाजिम कह रहे थे कि ड्रोन कहां गया और सीसीटीवी कहां गए? सबसे पहले तो ड्रोन और सीसीटीवी ही तोड़ा जो पत्थर लेके आए थे। मुन्ना खान, मैं समझना ही चाह रहा हूं, क्या अदालत को पत्थर से डराने की कोशिश होगी? जी देखिए, अभी जिस तरीके से आपने वीडियो की बात की थी, एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें एक ऑफिसर और एक जनता दोनों में बात हो रही है। ऑफिसर कह रहा है कि मैं सर्वे के लिए जा रहा हूं, तुम जो आदमी भेजना है भेज दो, और जब मैं कहूं तभी जय श्री राम के नारे लगेंगे। ये इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये वीडियो मेरे पास, अभी मैं दूसरे चैनल पे था, वहां मैं वीडियो दिया हूं, मैं आपको भी मैं भेज दूंगा। तो सवाल वीडियो का नहीं है, सवाल ऑडियो क्लिप का नहीं है, सवाल ये है कि इतने वहां पे पत्थर जमा हो गए, तो क्या जो प्रशासन थी वो गहरी नींद सो रही थी? उस प्रशासन को कानों तक भनक नहीं लगा? दूसरी बात, जिस जगह पे आप सर्वे के लिए जा रहे हो वो एरिया को सील करना चाहिए था,
जब आपको पता है कि वहां पे मस्जिद है और अच्छे खासे तादाद में वहां मुस्लिम भाई रहते और जामा मस्जिद है, और वहां पे जाकर के आप जय श्री राम के नारे लगाते हो, तो दूसरे समुदाय के खून नहीं खोलेंगे क्या? तो आप तो चाहते हो चिंगारी में आग लगे। ठीक है मुन्ना खान साहब, सरकार की मंशा ठीक की है, दंगे हो। ठीक है, अगर ठीक, सरकार की मंशा ना हो दंगे, ठीक है, तो सरकार के बगैर सहमति के कोई एक शब्द बोल जाएगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। क्या ऐसा लगता है आपको? अब नहीं, अब वैसा ही होगा, अब वैसा होगा, अब नहीं बोलेगा कोई एक शब्द। पत्रकारिता में 35 साल हो गए। ठीक है मुन्ना भाई, देश देखा आपने? अवधेश पांडे जी वो कह रहे हैं कि सारी नाराजगी इस बात को लेके है और दंगाया इसलिए हम लोगों ने, फिर मतलब लोगों ने भड़का दिया कि जय श्री राम नहीं सुन सकते हमारे कान। देखिए, जय श्री राम होगा तो कत्लो गारत हो जाएगा, तो पूरा शहर पत्थरों में तब्दील कर देंगे। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो सोशल मीडिया है, ये एक फ्रॉड फैला रही है, झूठ फैला रही है, और वास्तव में ये एडवोकेट कमीशन के निकलने के बाद का छोटा सा वीडियो है, जो उसको प्रवेश का वीडियो दिखाया जा रहा है। मैं बहुत गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो जब एडवोकेट कमीशन चल रहा था, उस समय इनके सांसद विधायक अंदर गए, और उसी समय उस मस्जिद और मंदिर के बाहर नारे तकबीर और ये अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। तो ये कुल मिलाकर के जब पहली बार एक बार शांतिपूर्वक कमीशन हो गया था, कुछ चीजें बची थी, दूसरी बार कमीशन हो रहा था, सारे पक्ष वहां पर उपस्थित थे, लेकिन जिन लोगों ने, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक के पुत्र हो, उन्होंने बाहर से जो भीड़ इकट्ठा की, लोगों को बुलाया, उनके नकाबपोश हाथों में पत्थर थमाए, असलहे उनको दिए, ये पुलिस और न्यायपालिका पर आक्रमण था, जिसको मुन्ना खान जैसे लोग कवर फायर दे रहे हैं। ये उन्हीं लोगों के ये स्लीपर सेल है, जो उग्रवादियों और आतंकवादियों को कवर फायर दे रहे हैं। इनको एक बार भी नहीं उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, जिन लोगों ने पुलिस और न्यायपालिका के अंश पर फायरिंग की, ये इस देश के संविधान पर हमला है, इस देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका पर हमला है। लेकिन यही लोग हैं जो कवर फायर देते हैं ऐसे लोगों को, और यही लोग हैं। ठीक है अवधेश बाबू, ठीक है जी अवधेश भाई, अभी रुकना होगा, समय कम है जी। करते हैं। मुझे लगता है हिंदू हो या मुसलमान हो, एक बात सबको गांठ बांध लेनी चाहिए नाजिम भाई, सबको, न्यायपालिका के इकबाल पर पथराव मंजूर नहीं होगा इस देश में। अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, अच्छा लगे तो 1 गिलास पानी पियो, बुरा लगे 2 गिलास पियो। भारत की न्यायपालिका के इकबाल पर पत्थरबाजी मंजूर नहीं होगी, स्वीकार्य नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। उसके लिए जितनी भी सख्ती करनी पड़े न्यायपालिका के इकबाल को बुलंद रखने के लिए, उतनी सख्ती की जानी चाहिए। मैं सरकार से कहूंगा, कांग्रेस ने कहा कि इतने पत्थर कैसे इकट्ठे हो गए, मैं योगी सरकार से कहूंगा कि अब हो गए, चलो अब उसको तो अंडू नहीं कर सकते, लेकिन देख लिया ना, जिन जिन हाथों में पत्थर थे सबके चेहरे हैं, उनका ऐसा इलाज करिए, ऐसा इलाज करिए कि कांग्रेस कहे कि हाँ अब की इलाज ठीक हुआ। क्योंकि कांग्रेस की चिंता है कि पत्थर क्यों आए, तो जो पत्थर लाए उनका ऐसा इलाज होना चाहिए फिर भाई अवधेश पांडे जी, कि कांग्रेस आपको सर्टिफिकेट दे के गुरु मजा आ गया। मैं यही समझा, कांग्रेस शायद ये चाह रही है कि ऐसा इलाज हो, ठीक है वैसे इलाज होना चाहिए। कानून को हाथ में लेने की जिन्होंने कोशिश की, और कहा जा रहा संवेदनशील इलाका है, ये संवेदनशील इलाका क्या होता जी? ये संवेदनशील इलाका किस चिड़िया का नाम है? संविधान में लिखा है कि संवेदनशील इलाका? दीक्षित जी, कहीं संविधान में लिखा है, कानून की किताब में लिखा हो, मुझे बता दो संवेदनशील इलाका। संवेदनशील इलाका क्या ड्रामा है? बोले इधर से जलूस नहीं जाएगा, राम बारात नहीं जाएगी, क्यों? बोले संवेदनशील इलाका है। ये क्या तरीका है? इलाका भारत का है, संवेदनशील क्या होता? बोले यहां राम का नाम कैसे ले दिया, अब तो हमें दंगा करने का लाइसेंस मिल गया। ये क्या तरीका है? कोई जय श्री राम बोल देगा तो दंगा करने का लाइसेंस मिल जाएगा? बोले मारो काटो, ये करेंगे? ये मंजूर नहीं हो सकता है, जान लीजिए। देश में कोई भी मंजूर नहीं करेगा इस बात को। मैं इस तरह की थ्योरी के बिल्कुल सख्त खिलाफ रहता हूं। ये मूर्खतापूर्ण प्रपंच है कि इलाका संवेदनशील है। ये क्या मतलब संवेदनशीलता का? कहां लिखा है संवेदनशील का मसला क्या है?
कांग्रेस ने एक सुझाव और दिया है। मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी कांग्रेस के इस सुझाव पर अमल करे भविष्य में। अवधेश जी, मैं दोहरा देता हूं ताकि आपके स्मरण में रहे, ये बात योगी जी को बताइए कि पूरे इलाके को की परिधि में कर्फ्यू लगा के अब की कोई सर्वे होना हो, या मान लो संभल में कोई अगला सर्वे होना हो एएसआई का, या अजमेर में होना हो, तो कांग्रेस ये कह रही है कि पूरे इलाके को पैरामिलिट्री फोर्स के हवाले करके कर्फ्यू लगा दीजिए, कोई झंझट ही नहीं, इत्मीनान से सर्वे करिए चाय कॉफी पीते हुए। संभल के सर्वे पर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए। पांडे जी समझ रहे ना आप, अब की ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जो कांग्रेस चाहती है, ये तो ठीक ही बात कह रही है। परिंदा पर नहीं मारे, सील कर दीजिए 3 दिन पहले, क्या दिक्कत है? सब खाली करा दीजिए, किसी की एंट्री नहीं, सब सील कर दीजिए, केवल सर्वे वाले जाएंगे, खत्म हो जाएगी बात। कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी मुझे लगता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि संभल में आपने ये क्यों नहीं किया। चलो अब की ये भी हसरत पूरी हो जाए, एक सर्वे ऐसा भी हो जाए, क्योंकि सर्वे का सिलसिला तो चलेगा, न्याय की देहरी तक लोग जाएंगे। और जो लोग ये कह रहे कि गरीबी का सर्वे नहीं होता है और रोजगार का सर्वे, मैं उनसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूं, जब हिंदू आस्था का प्रश्न आता है तभी आपको गरीबी का सर्वे याद आता है। जब सरतन से जुदा कर दिया जाता तो गरीबी का सर्वे याद नहीं आता। उस टेलर का कोई दोष था तब गरीबी के सर्वे याद नहीं आता, तब बेरोजगारी के आंकड़े याद नहीं आते। मंदिर का प्रश्न हो तो बोले बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, मंदिर की बात कर रहे हैं। अगर ये सारे काम जवाहरलाल जी करके गए होते आजादी के बाद, तो हाजी साहब आज ये दिन देश को नहीं देखने पड़ रहे होते, 2024 में हमको संघर्ष नहीं करना पड़ रहा होता। मुगल करके गए, अंग्रेज करके गए, समझ आता है, वो हमारे अपने नहीं थे। नेहरू जी की पहली सरकार अगर ये सब कर देती, काशी मथुरा अयोध्या, तो संघर्ष होता ही नहीं। आपने नहीं किया, हिंदुस्तान की आत्मा का पुनरुद्धार नहीं हुआ, हिंदू धार्मिक चेतना को दबा के रखने की कोशिश की गई, उसी का ये प्रस्फुटन है। प्रस्फुटन मुगलों ने दबाया समझ में आती है बात, अंग्रेजों ने दबाया समझ में आती है, गोरी आया समझ में आता है, खिलजी आया समझ में आता है। कांग्रेस की सरकार ने भी वही काम किया। नहीं, आप बता दीजिए, अयोध्या में, काशी में, मथुरा में कोई सरकारों ने कोई काम किया हो? उनके सुंदरीकरण में, उनके भव्यीकरण में कहीं कोई दिमाग लगाया? और मुन्ना खान साहब की पार्टी की एक बात कह के बात खत्म कर दूं, कांग्रेस को समझना बहुत जरूरी है। हाजी साहब, ये सब जगह गए, जितने शरीफ है सब जगह, अजमेर शरीफ, चरारे शरीफ, सब जगह ठीक, देवा शरीफ, लेकिन नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, संजय जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा के बच्चे, इनमें से कोई भी आज तक राम जन्मभूमि नहीं गया। पांडे जी सब जगह गए, कहां कहां गए? जहां जहां गए, अयोध्या नहीं गए ना। क्यों नहीं गए? अयोध्या अछूत है। आपने कभी जाके ₹1.25 का बताशा नहीं चढ़ाया वहां, एक अगरबत्ती नहीं जलाई। जमीयत उलेमा के जलसे में आप जा सकते हैं, रोजा इफ्तार कर सकते हैं सरकारी कार्य निवास पर, लेकिन राम जन्मभूमि पर जाने का समय नहीं। मंदिर बन गया, साल भर हो से ज्यादा हो गया, साल भर हो जाएगा, नहीं जाने, वहां भी जाने का समय नहीं। कहा गया था भाजपा वाले कर रहे हैं इसलिए नहीं जा रहे, भाजपा वाले को कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे सब लोग, कोई गया नहीं। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे कि शिव मंदिर बन जाएगा इटावा में तो उसके बाद जाएंगे। चलो भाई ठीक है, पहले शिव मंदिर ही बन जाए। बात वहीं आकर टिक जाती है। वो दौर चला गया जब भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना को दबा दिया जाता था। अब सरकारें कोई रहें, पार्टियां कोई रहे, भारत की आध्यात्मिक धार्मिक चेतना अब दब नहीं सकती, कुंठित नहीं हो सकती, उसको सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसको मतलब कंप्रेस सप्रेस नहीं किया जा सकता।
ये जान लीजिए, कोई नेता रहे कोई सरकार रहे, अब वो दौर ही बीत गया। ये भारत की आत्मा का जागृति काल है। धन्यवाद।